हेलो एंड वेलकम टू ब्रेनी बडीज। मैं शिवम आपका ब्रेनी बडीज में स्वागत करता हूं और हमारा यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए आ चुका है। तो इसमें अभी हम जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस बजट में हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको प्रायोरिटीज करके उन्होंने 7 सप्तऋषि प्रायोरिटीज रखी हैं। उनमें से फाइनेंशियल सेक्टर एक प्रायोरिटी है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अंडर दिस बजट नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को सेटअप किया जाएगा, ताकि जो हमारी जो एफिशिएंसी इन लेंडिंग उसको प्रमोट किया जा सके गवर्नमेंट की तरफ से, और एनहांसमेंट इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़े और जो हमारा कैश फ्लो है वो इजीली हो जाए। इसे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई के साथ कोलैब करके करेगी। तो नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा फास्टर रिस्पॉन्स टू द कंपनीज। जो पेपर हैंडलिंग वर्क है, जो हमारी पेपर वर्क होता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बहुत ही इजीली और कन्वीनियंट तरीके से हो जाए। तो अंडर दिस महिला सम्मान बचत पत्र, इसके अंडर जो है हमारी गवर्नमेंट महिला सम्मान से सेविंग सर्टिफिकेट अवेलेबल कराएगी। इसके अंडर 2 साल के लिए अप टू 2025 जो हमारी देश की महिलाएं हैं वो डिपॉजिट कर पाएंगी 2 लाख तक का कैश अमाउंट अपने जो भी उनके सेविंग्स अकाउंट है उसमें एट अ इंटरेस्ट ऑफ 7.5% पर एनम। और ये हर लड़की और महिला जो 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा है उनको अवेलेबल कराया जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। अंडर दिस स्कीम जो गवर्नमेंट है वो 1 अप्रैल से 9,000 करोड़ की मदद से जो गवर्नमेंट लोगों को एडिशनल कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट प्रोवाइड करेगी 2 लाख करोड़ का। मतलब कि लोगों को बिना किसी चीज को गिरवी रखे उनको लोन मिल पाएगा। और अंडर दिस बहुत सारे लोगों के जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको जो है सपोर्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट है वो फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में है। इससे पहले हम ये सीनियर सिटीजन्स की स्कीम के लिए भी बात कर लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक बेनिफिट आया है, जिससे कि उनकी जो डिपॉजिट लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। जो पहले डिपॉजिट लिमिट थी वो 15 लाख रुपए थी, जो अब बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दी गई है। तो और जो मंथली डिपॉजिट लिमिट है जो पहले 4.5 लाख था, अब उसे 9 लाख कर दिया गया है फॉर द सिंगल अकाउंट होल्डर। और जिनका ज्वाइंट अकाउंट है उनके लिए जो 9 लाख की लिमिट है उसे 15 लाख कर दिया गया है। तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। फिजिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें क्या होगा, मोस्टली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि किस तरह से इसे यूज करना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशंस हैं कि जो उनका एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा ये जाना नहीं चाहिए। और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी उन्हें पर्पस बताए हैं कि किस तरह से ये यूज किया जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए उन्हें फर्स्टली जो उनकी जो गवर्नमेंट व्हीकल है उन्हें स्क्रैप करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब पॉल्यूशन देने लगी हैं। पुरानी व्हीकल्स हैं, अब नई आ रही हैं, इस वजह से उनको स्क्रैप करना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। और उन्हें फाइनेंस करना पड़ेगा जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं। जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं उन्हें फाइनेंस करके क्रेडिट वर्दी बनाना पड़ेगा। और जो पुलिस के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें भी इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उन्हें ये जो यूनिटी मॉल्स हैं पब्लिक के लिए, जहाँ मिलके लोग अपनी जो भी उनकी मीटिंग्स है वो कर सके, वो उन्हें बनाने पड़ेंगे। और जो अब एजुकेशन भी आता है, तो जो पंचायत है वहाँ पे लाइब्रेरीज छोटे बच्चों के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए बनाया जाएगा। तो अब इसमें क्या, इसमें डेफिसिट की बात आई है। तो फिजिकल डेफिसिट तो होता क्या है कि जो टोटल रेसिपेंट हैं बोरो करने वाले वो हैं 72.2 लाख करोड़ लोग, ठीक है। और एक्सपेंडिचर है 4.5 लाख करोड़ का। तो डेफिसिट तब आता है जब हम जो जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा हम कमा नहीं रहे हैं। मतलब रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का वो कम है, बट जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो डेफिसिट में माना जाता है। तो जो इनका जो फिजिकल डेफिसिट फॉर स्टेट्स है वो 3.5% है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जितना पैसा दे रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना रिटर्न कर रही है उसके बीच का जो अमाउंट है
वो ये तो होता नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ज़्यादा दे दे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, उससे ज़्यादा वो वापस करते नहीं हैं, क्योंकि उतना आता ही नहीं है। तो वो जो हो जाता है वो हमारे डेफ़िसिट में चला जाता है कि जो अमाउंट उसके बीच का बच जाता है। तो जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, उसका मतलब है कि ये जो डेफ़िसिट है, उसको रेगुलरली कम कैसे किया जाए? कि मतलब कि पहले देखा जाए तो यहाँ पे टू फाइनेंशियल ईयर 21 में जो फिजिकल डेफिसिट था वो 9.2 था, ठीक है, 9.2 ऑफ द जीडीपी। उसे हम चाहते हैं कि जो 2025-26 का जो ईयर आएगा उसमें हम 4.5% तक ले आए। तो अब ये कुछ ग्राफ्स हैं, इनकी मदद से हम जो इकोनॉमी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला ग्राफ है यूनियन गवर्नमेंट ऑन द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, जो मैंने अभी बताया। तो इसमें पहले क्या है, प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है ये समझ लो। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर, ये ईयर है, एंड द इंटरेस्ट पेमेंट दैट वाज नीडेड टू बी पेड इन द प्रीवियस फिजिकल ईयर। मतलब जो पुराने ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट करना था और जो इस साल का जो हमारा करंट ईयर का जो पेमेंट है उसके बीच का डिफरेंस होता है, ये होता है प्राइमरी। तो जो डेफिसिट होते हैं वो किसी भी तरह के हो वो कम होने चाहिए, उसी से हमारे जो कंट्री की वो ग्रोथ दिखाई देगी। तो इसमें देखेंगे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो 5.8 था वो रेगुलरली तब से कम हो रहा है, और अभी हमारा जो है वो हमारा जो प्लान है 2024 का वो है 2.3 का। तो अगर ये कम होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि ये रेगुलर हो रहा है। फिर सेकंड है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्या होता है, ये शॉर्टेज ऑफ द गवर्नमेंट फंड टू मेंटेन डेली अफेयर्स। मतलब जब गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट जो हमारी जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो इतना कोई पैसा लगा रही है अपने सिटीजन्स पे, और उनके पास जो टैक्स से वापस नहीं आ पा रहा है, तो उनके पास हो जाएगी शॉर्टेज, डेफिसिट आ जाएगा। तो वो शॉर्टेज जो होती है वो भी गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो सारी स्कीम्स और लोगों के लिए काम कैसे करेगी। तो उसके लिए आ जाता है ये रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये जो 7.3 ऑफ द जीडीपी था वो अब कम होके हमारी गवर्नमेंट चाहती है वो 2.9 हो जाए। और जो लास्ट में बचता है फिजिकल डेफिसिट जो मैंने बताया, तो वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, ये होता है। तो अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। जीएसटी मंथली रेवेन्यू कंटिन्यूज टू रिमेन अराउंड ₹1.5 लाख करोड़। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा जो एवरेज है वो मंथली रेवेन्यू का, वो इन द ईयर 2022 वो 1.5 लाख करोड़ ही रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो मंथली रेवेन्यू है वो इतना आ रहा है, लोग लोग रेगुलरली टैक्स भर रहे हैं, टैक्स की चोरी कम हो रही है। जबकि देखा जाए 2019 में जो कि वो बहुत कम था, लोग बहुत कम टैक्स भर रहे थे। तो जब टैक्स आने लगेगा तो जो गवर्नमेंट है उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, उनके पास पैसा आएगा तो वो लोगों पे खर्च कर पाएगी, अलग अलग स्कीम्स बना पाएंगी। तो इसमें देखते हैं तो इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो जो फाइनेंशियल ईयर 16 में 2016 में सिर्फ 2.5 लाख करोड़ था, अब उनका एम है कि फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है 2023 उसमें 7.3 लाख करोड़ वो खर्च करेंगे, और वो 2.5 का 4 गुना फाइनेंशियल ईयर 2024 में खर्च करेंगे। तो एसेट नेक्स्ट ग्राफ है एसेट क्वालिटी इन बैंक्स इंप्रूविंग विद लोअर एनपीएस। तो पहले एनपीए क्या है वो जानते हैं। तो एनपीए क्या होता है कि जो लोगों का कितना ट्रस्ट है अपने देश के बैंकिंग सेक्टर पे, कि अगर एनपीए कम हो रहा है, जैसे कि इसमें देखो रेगुलरली कम हो रहा है, इसका मतलब लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है और लोग अपना पैसा बैंकों में रखना सेफ समझते हैं। जबकि अगर एनपीए बढ़ रहा है, अगर हम इसका अपोजिट होता ग्राफ कि ये बढ़ रहा है रेगुलर, तो इसका मतलब क्या है, लोग अपना पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, विड्रॉल करके अपने पास रखना ज्यादा सेफ समझते हैं बैंक की वजह से। जब बैंक कोई कोलैप्स कर जाता है तो उसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, कि अगर कोई बैंक एकदम से कोलैप्स कर जा रहा है तो उसका मतलब उस बैंक का जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलरली हर ईयर एनपीए कम होता जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये इसका मतलब हमारे देश की जो जनता है वो हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू कवर 9 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स।
तो अब इसमें क्या होता है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है कि हमारा जो फॉरेन के साथ हमारी जो ट्रेड करने के लिए हमारे पास जो रेवेन्यू हम अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं उसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, जो ज्यादातर यूएस डॉलर्स में होता है। तो इस टाइम पे हमारे पास कितना है? अभी देखा जाए तो 2023 के लास्ट क्वार्टर में हमारे पास 600 यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर हमारे पास है, जो कि हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है क्वार्टर, उसमें हम लोग 9 मंथ्स तक हम लोग जो इम्पोर्ट है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो नेक्स्ट ग्राफ है वो होलसेल प्राइस कवरिंग टू रिटेल प्राइस। तो अब ये देखा जाता है कि जो होलसेल प्राइस है और जो रिटेल प्राइस है, तो लोगों को होलसेल में माल जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है कंपेयर टू रिटेल। होलसेल में सस्ता मिलता है कंपेयर टू रिटेल। बट अगर दोनों प्राइस एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि जो एक्चुअल प्राइस है लोगों के पास उसमें ही पहुंच रहा है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत नहीं पड़ रही है ज्यादा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट है टैक्स प्रपोजल्स। तो सिंप्लीफिकेशंस इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डिलीवर। तो काफी ज्यादा टैक्सेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है इनडायरेक्ट, ताकि वो हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो और बढ़ा दिए जाएं। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम कर दी जाएगी तो क्या होगा? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी जो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के बजट है इसमें कम कर दी गई है, ताकि हम लोग क्या करें, हम बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करें। और इंपोर्ट ड्यूटी ड्यूटी सब चीजों में कम नहीं की गई है, जो पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं उनमें की गई है, ताकि हम इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल, तब हम उसे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो हायर एक्सपोर्ट करने का हमारा जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। हायर हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ताकि जब इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल तो हमारे यहाँ की जो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे डोमेस्टिकली, मतलब हमारा मेक इन इंडिया मिशन है वो आगे जाएगा। मोर वैल्यू एडिशन टू इकोनॉमी, जब हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि अगर हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसी है वो हम अपने देश में लाएंगे, तो हमारी इससे इकोनॉमी बिल्ड होगी। और ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। तो अब इसमें क्या है, ये हमारा एक चार्ट है कि इस इनमें चेंज किया है कस्टम ड्यूटी में, कि जो लियोन बैटरी है, लियोन बैटरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट ड्यूटी उनमें कम कर दी गई है, ताकि फॉर ग्रीनर मोबिलिटी। अब ये क्या है, तो जो हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें जो बैटरी यूज होती है वो लियोन बैटरी होती है। तो अगर हम इसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे, अगर हम लोग इंपोर्ट सस्ते में कर पा रहे हैं बैटरीज, तो ये हमारे देश में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनेंगी, क्योंकि हम पहले जो पेट्रोल व्हीकल्स बना रहे हैं वो सारी सारी चीजें हमारे देश में खुद बन जाती हैं, इंजन से लेके हर चीज। तो क्या होता है कि वो सस्ती होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी आप कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा महंगी है। तो अगर हम जो लियोन बैटरी है, जो मेन कंपोनेंट होता है उस चीज का, जो सोर्स होता है, जैसे नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों का पेट्रोल, वैसे इनका लियोन बैटरी है, अगर वो सोर्स ही सस्ता है तो हमारा बेनिफिट क्या होगा कि वो कम हो जाएगा, जो रेट है उस गाड़ी का वो कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रीनर हमारे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और हमारा जो पॉल्यूशन है वो भी कम होगा। इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंस, तो इसमें भी यही है कि हम लोग कैमरा लेंसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि फिर हमारे इंडिजीनियसली हम लोग मोबाइल फोन्स बना सकें। और इसी तरह से ये बाकी चीजें हैं, ये मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, जस्ट आप ये पढ़ेंगे और ये इनका जो हमारा बेनिफिट है वो है, ताकि आपका ज्यादा और टाइम वेस्ट ना हो। अब हम डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात करेंगे। तो इसमें तो जब इसके बारे में बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की, तो हमारा जो है लास्ट ईयर जो हमारी गवर्नमेंट के मुताबिक, कि हमने जो इनकम टैक्स के लिए हमने जो अपनी प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, तो उनका जो रिटर्न आता है, वो जो डॉक्यूमेंट आता है, उसको आने में उन्होंने कहा है कि 45% ऑफ द रिटर्न 24 आवर्स में प्रोसेस हो गए थे। जबकि जो एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड पहले जो था वो 93 डेज था, अब वो एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड क्या हो गया है, 16 दिन हो गया है, और वो ये पूरे 8 साल में हुआ है। सबसे कम है ये 8 साल में। और ये प्रोसेस, और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोसेस कर दिया मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न्स दिस ईयर। इस साल 6.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न्स प्रोसेस किए हैं। तो अभी उन्होंने कुछ पर्सनल इनकम टैक्स भी बहुत ज्यादा
सिंप्लीफाई कर दिए हैं लोगों के लिए। तो इनकम टैक्स की जो लिमिट थी, जो पहले टैक्स बेनिफिट जो 5 लाख से 7 लाख कर दिया है, कि मतलब अगर आप इस तरह से ये चार्ट है कि अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख के बीच में है तो आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर देखा जाए तो आपको, अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख में है तो आपको सिर्फ 5% टैक्स भरना है, और अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख में है तो 10%, इस तरह से। इसको अब और अच्छे से कैसे समझे कि अगर आपकी इनकम 15 लाख हो गया, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पहले कितना टैक्स भरते थे? अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, 37% के हिसाब से आप पहले टैक्स भरते थे 1 करोड़ 85 लाख, ठीक है? और अब वो क्या हो गया, वो 25% हो गया है। तो अब आप कितना टैक्स भरेंगे? 1 करोड़ 25 लाख। इसका मतलब अब ये नंबर तो उतना चेंज नहीं लग रहा कि यार 1 करोड़ तो है दोनों में, बट आप देखेंगे तो इसमें 60 lakhs का डिफरेंस है। 60 lakhs डज मेक अ डिफरेंस, डज मेक अ डिफरेंस। तो आप देखेंगे तो, और अगर इंडिविजुअल बेसिस में देखा जाए कि अब क्या हो गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल 9 लाख रुपए कमा रहा है, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 9 लाख रुपए कमा रहा है, तो पहले जो वो है वो टैक्स में कितना भरता था? वो टैक्स में भरता था 60,000 रुपीज, जो कि उसका नियरली 10%, 25% हो जाता था नियरली, कि वो इतना टैक्स भर देता था। बट अब क्या हो गया, वो 45,000 भरेगा। तो काफी ज्यादा इसमें चेंज आ गया, 15,000 रुपीज का चेंज आ गया है। और जब देखा जाए कि अगर कोई इंडिविजुअल 15 लाख कमा रहा था तो वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए पहले अब टैक्स भरेगा, जबकि वो पहले भर रहा था 1 लाख 1,87,500 रुपीज पहले वो भर रहा था। तो इस तरह से इसे चेंज किया है। इन हमारे टैक्स रिफॉर्म्स काफी सिंप्लीफाई हुए हैं। तो अब क्या हुआ है, इन्होंने जो पैसा है इनके पास काफी ज्यादा, जो हमारे गवर्नमेंट है उनके पास पैसा आता कहाँ से है? इतना पैसा वो जो बांट रहे हैं, तो वो पैसा आता है मेनली, ये आप चार्ट देख रहे हैं, इनकम टैक्स से आता है 15%, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज से आता है 7%, कॉरपोरेशन टैक्स से आता है 15%, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आता है 17%, और जो हमारे देश, जो फॉरेन बैंक्स है उनसे जो बोरोइंग करता है और लाइबिलिटीज हम लोग अपनी गिरवी रख के लेते हैं, उससे आता है 34%, और नॉन टैक्स रेसिपेंट से आता है 6%, और नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिपेंट से आता है 2%, और कस्टम से आता है 4%। तो अब ये पैसा आ गया, चलो अब जाता कहाँ है? तो अब इसको खर्च कैसे किया जाता है? तो 4% लोगों की पेंशन के लिए, जो हमारी पेंशन स्कीम्स चलती हैं, कि जो ओल्ड, ऐसे मोर देन 60 ईयर्स हो गए, या मतलब जो रिटायर्ड हो गए लोग, उनकी बेनिफिट के लिए जो हम पेंशन स्कीम्स चलाते हैं, उसके लिए 4% खत्म हो जाता है। और अदर एक्सपेंडिचर के लिए 8%, स्टेट्स को देने के लिए 18%, जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो स्टेट्स में बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन एंड देयर एरिया। और देन आता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, वो ले लेते हैं 9%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेती है 17%, और डिफेंस में जाता है 8%। सब्सिडीज जो देते हैं हम लोग, गैस हो गई, फिर और बाकी पेट्रोल, ये सब की सब्सिडीज देते हैं, सीएनजी, उसमें जाता है 7%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो हमारी, जो हमने वेरियस स्कीम याद की, ऊपर पढ़ी, जो आ रही हैं, औरतों के लिए स्कीम हो गई, या उज्ज्वला योजना, हाउस प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, ये सब योजना है, इनमें चला जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए चला जाता है 20%, जो हम लोग, ये जो हमने इतना बड़ा बोरोइंग ली है 34% की, उसके इंटरेस्ट पे करने के लिए चला जाता है 20%। तो ये जो हमारा पैसा आता है, ये कई स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को भी एलोकेट होता है कि वो कैसे अपनी तरफ से यूज करे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाता है 5.94 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को जाता है 2.70 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जाता है 2.41 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कस्टमर अफेयर्स फूड एंड पब मिनिस्ट्री ऑफ कस्टमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को जाता है 2.06 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जाता है 1.96 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 1.78 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो लोगों की डेवलपमेंट के लिए, रूरल रूरल में डेवलपमेंट, गांव खेड़े के लोगों के लिए काम, जो काम होता है, उसके लिए जाता है 1.60 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जाता है 1.25 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए जाता है 1.23 लाख करोड़। अब कुछ मेजर स्कीम है जिसमें ये पैसा अलोकेट होता है, कुछ स्कीम्स भी हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर में था, उसमें सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट किया गया था इस स्कीम में।
जबकि अब उसे बढ़ा के 1250 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये काफी मैसिव इसे बढ़ाया गया है, मैसिव इंक्रीज इन द अमाउंट है। जबकि देखा है जल जीवन मिशन में पहले यूज किया गया था 60,000 करोड़ रुपए यूज किया गया था, और इस बार यूज किया गया है 70,000 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल। तो इसमें क्या हो गया था कि लास्ट ईयर इसमें यूज किया गया था 2,000 करोड़ रुपीस, जबकि इस साल का एम है 5,943 करोड़ रुपीस इस पर स्पेंड किया जाएगा। पिछले साल जो स्पेंड किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी बात मैंने अभी की थी, उसमें 48,000 करोड़ रुपए यूज किया गया था, जबकि इस साल इसमें 79,590 करोड़ रुपए यूज किया जाएगा। स्कीम्स फॉर फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी व्हीकल, जो हमने ईवी व्हीकल इंडस्ट्री लियोन बैटरी जो आने वाली है, उसमें मैंने ईवी व्हीकल के बारे में आपसे बात की थी। तो इसमें क्या किया गया था, लास्ट ईयर इसमें 2,908 करोड़ रुपए यूज किया गया था, जबकि इस साल इसे बढ़ा के नियरली इसका डबल 5,172 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है। तो अब उन्हें भी डेवलप करने के लिए, पूरे देश को साथ में डेवलप करा के चलाने के लिए, तो जो हमारे लास्ट ईयर का बजट था उसमें 1,419 करोड़ रुपए का उनको दिया गया था, जबकि इस साल जो एक्सपेंडिचर है वो 2,491 करोड़ रुपीस का किया जाएगा। तो अब ये यहीं पे हमारा खत्म होता है। बाकी ये हमारा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का ग्राफ है। ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। और अगर आपको समझ आया हो और इसके पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानना हो, तो इसकी पहले की भी 2 वीडियोज़ हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आपका ये तीनों पार्ट में पूरा जितना भी ये बजट है वो कवर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको जो हमारे नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स की मेन वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों में मिल जाएगी। तो स्वस्थ रहें। थैंक यू।